नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोग भारत के पड़ोसी देश, उनके साथ कितनी स्थलीय सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की क्या पृष्ठभूमि है, और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से विवाद और उनको लेके किस तरह से हमें भूगोल के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करें। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। सामान्यतः भारत के पड़ोसी देशों में हम बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं, जिसमें भारत के साथ सीमा बनाने वाले देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। क्लियर? यानी कि यह जो 7 देश हैं, यह भारत के साथ स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इसमें से आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। तो यह है पाकिस्तान और यह है भारत। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थलीय सीमा को लेके कि स्थलीय सीमा कितनी है, उसे क्या कहा जाता है, और भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से विवाद हैं और उसके आधार पे ज्योग्राफी में हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो यहां भारत है और यहां पाकिस्तान। सबसे पहले तो आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा। तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ तीसरा सर्वाधिक स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश बनाता है, बांग्लादेश के बाद में चीन बनाता है, और तीसरा सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ तीसरा
सर्वाधिक स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। पॉइंट क्लियर हो गया। पूछा जा सकता है पहला कौन सा है, तो सर्वाधिक बांग्लादेश बनाता है, दूसरा कौन सा है तो चीन बनाता है, और तीसरा कौन सा है पाकिस्तान। तो तीसरा सर्वाधिक भारत के साथ स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान। तो अब आता है कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितनी स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारत जो है पाकिस्तान के साथ भारत पाकिस्तान के मध्य स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 3,323 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, यदि हम भारत और पाकिस्तान के मध्य राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा नहीं हटाया गया, उससे पहले भारत के 4 राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते थे, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात थे। लेकिन यदि वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें लद्दाख अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि पीओके के रूप में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। तो देखिए, भारत के 3 राज्य तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते। यानी कि भारत के कितने राज्य, 3 राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते। अब 3 राज्य कौन कौन से हैं, पहले हम राज्यों की बात करें तो देखिए,
एक राज्य पंजाब, दूसरा राजस्थान और तीसरा है वह है गुजरात। ये जो तीन राज्य हैं, यहां तीनों राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहां तीनों पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में यहां है जम्मू कश्मीर और यहां जो है यहां है लद्दाख। अब लद्दाख प्रत्यक्ष रूप से तो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन यहां जो पीओके का जो भाग है वह पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करता है। और इसीलिए सामान्यतः हम कहते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात यहां पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब हमारा जो प्रश्न आता है वह पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का आरोही या अवरोही क्रम क्या है। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों का अब क्रम, आरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम नहीं, बढ़ता हुआ क्रम भी पूछा जा सकता है और घटता हुआ क्रम भी पूछा जाता है। तो इसीलिए हमें याद करने का जो तरीका है वह है 1, 2 और 3। अब सबसे ज्यादा जो है वह बनाता है राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। यह ध्यान रखना, जिसको हम राजस्थान के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तब हम लिखते हैं 1070 किलोमीटर राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वह 3323 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है पंजाब। और सबसे कम कौन बनाता है, तो वह है, यह आपको क्रम पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए आरोही क्रम, तो यहां जो क्रम होगा बढ़ता हुआ क्रम, यह कहलाएगा आरोही क्रम, और घटता हुआ पूछा जाए तो कहलाएगा अवरोही क्रम। तो एकदम आपको क्लियर हो चुका होगा कि पाकिस्तान भारत के साथ तीसरा सर्वाधिक स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। और भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान, उसके बाद पंजाब, और सबसे कम कौन करता है, वह गुजरात करता है। क्लियर हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे क्या कहा जाता है, या उसका निर्धारण कब और किसके द्वारा किया गया। हालांकि जब हम इतिहास के दृष्टिकोण में जाते हैं और जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं तो एक योजना पड़ी होगी
माउंटबेटन योजना, जो कि जून 1947 में भारत आई और उसने जो है भारत के बंटवारे की नींव रखी, एक तरह से कहा जाए, या भारत का बंटवारा जिस योजना के तहत हुआ वह थी माउंटबेटन योजना, जिसने कहा था कि भारत का विभाजन होगा और दो अधिराज्य बनेंगे, एक भारत जिसे उस समय हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान के रूप में होंगे। और अब समस्या आई हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसे माने, तो तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष यानी कि बाउंड्री कमीशन के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, और सर सिरिल रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत के मानचित्र पर एक रेखा का निर्धारण किया जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती थी, जिसे रेडक्लिफ रेखा कहा गया। और इसीलिए हमें पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे क्या कहा जाता है और इसका निर्धारण कब और किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह क्या कहलाती है, रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो यह वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब इसका निर्धारण कब किया गया, तो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किसके द्वारा किया गया, उस समय जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और रेडक्लिफ जो रेखा है यह एक कलम से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा कलम से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय
सीमा रेखा। अब आप कहेंगे कि रेडक्लिफ रेखा कलम से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कैसे? तो देखिए, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, तो 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना भारत आती है और माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन को एक प्रस्ताव रखा जाता है कि भारत का विभाजन होगा और 2 अधिराज्य बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और 15 अगस्त को भारत भी स्वतंत्र हो जाता है। अब समस्या यह आती है कि किसे भारत माना जाए और किसे पाकिस्तान कहा जाए। तो उस समय जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने तत्कालीन भारत का मानचित्र मंगवाया और उन्होंने जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उनके मध्य एक रेखा निर्धारित की या एक रेखा खींची। उसी रेखा को हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वह पाकिस्तान कहलाया और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वह हिंदुस्तान, जिसे संविधान में भारत कहा गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेडक्लिफ रेखा जो है कलम से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया। और इसीलिए रेडक्लिफ रेखा वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है। क्लियर हो गया? तो ये था भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ विवाद भी है। तो बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों की। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सबसे प्रमुख विवाद है वह है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर का। तो देखिए, भारत पाकिस्तान विवाद, जिसमें सबसे पहला जो है वह है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके विवाद। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके है क्या। तो पीओके जो है, यह कश्मीर का वह भाग जो 1947 के बाद पाकिस्तान के कब्जे में, यानी कि जम्मू कश्मीर वर्तमान में लद्दाख का वह भाग जो 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है जबकि भारत उसे अपना हिस्सा बताता है। और इसीलिए यहां पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद का सबसे बड़ा कारण है। और इस क्षेत्र को लेके कई सारी ऐसी घटनाएं, कई ऐसे जो है युद्ध भी देखने को हमें मिलते हैं। जैसा कि पहले जो है पुलवामा हमला देखा होगा, अभी उरी का जो है आपने हमला देखा होगा, उससे पहले करगिल युद्ध आप लोगों ने देखा हो। तो कई ऐसे क्षेत्र या कई ऐसी घटनाएं जो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर का परिणाम है। और सबसे बड़ा है तो वह है आतंकवाद। आतंकवाद भी एक तरह से पीओके के रूप में, या पीओके पे जो सबसे प्रमुख समस्या है वह आतंकवाद की है,
क्योंकि पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा बताता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर यह कश्मीर यानी कि भारत का हिस्सा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पीओके क्या है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में लद्दाख का वह भाग जो 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। पॉइंट क्लियर क्या? और पाक अधिकृत कश्मीर यह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण। अब इसको मानचित्र में यदि आप देखेंगे तो यह जो है राज्य, यह है जम्मू कश्मीर और यह है लद्दाख, और यह जो भाग है यह है अक्साई चीन। अब दूसरा जो आता है कि पीओके और लद्दाख को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो यहां जो सीमा रेखा आपको एक नजर आ रही है, इस सीमा रेखा को कहा जाता है क्या? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण सीमा रेखा। कि सन 1972 में शिमला समझौते के तहत, किसके तहत? शिमला समझौते के तहत इस रेखा का निर्धारण किया। 1972 में शिमला समझौते के तहत भारत वर्तमान में लद्दाख, जम्मू कश्मीर तथा पाक अधिकृत कश्मीर को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय LOC नियंत्रण सीमा रेखा
अब ये ध्यान रखना कि पीओके और भारत के मध्य जो यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है इसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण सीमा रेखा कहा जाता है, जबकि लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य जो यहां सीमा है इसे कहा जाता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो LAC यहां लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य है, जबकि LOC यहां लद्दाख जम्मू कश्मीर तथा POK के मध्य। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस LOC की क्या विशेषता है, तो एक तो क्लियर हो चुका है कि LOC जो है यहां POK और भारत को क्या करती है, अलग करती है, और इस क्षेत्र को लेके भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, इसीलिए इसे हम पाक अधिकृत कश्मीर विवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस LOC को जो है हम क्या कहते हैं, इस नियंत्रण सीमा रेखा को 1972 में अंतरराष्ट्रीय रेखा का दर्जा दिया गया। 1972 से पहले इस LOC को जो है युद्धबंदी सीमा कहा जाता था, यह ध्यान रखना। यह भी पूछा जा सकता है कि सन 1972 से पूर्व यानी कि शिमला समझौते के पहले शिमला समझौते से पूर्व नियंत्रण सीमा रेखा LOC को युद्ध बंदी सीमा का 1972 से पहले इसी LOC को क्या कहते थे, युद्धबंदी सीमा कहते थे। LOC जो है इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कब माना गया, 1972 में शिमला समझौते के तहत माना गया। पॉइंट क्लियर का। फिर कई बार पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा कैसी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वह एक अध्यारोपित रेखा है। एक और पॉइंट मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, कई बार पूछा जाता है कि अध्यारोपित रेखा क्या सी है, तो रेड क्लिफ रेखा को अध्यारोपित सीमा रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको भी हम लोग नोट करते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है, एक अध्यारोपित सीमा रहेगी। यह ध्यान रखना कि जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है वह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। अब अध्यारोपित सीमा रेखा का मतलब क्या है कि वह सीमा जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर एक ही समूह के लोगों को क्या करती है, पृथक करती है। वह सीमा रेखा जो
सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आधार पर एक ही समूह के लोगों को अलग करती है। अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती। अब देखिए रेडक्लिफ रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा क्यों है? क्योंकि रेडक्लिफ रेखा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक ही समूह के अलग करती है कि जो पहले भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से हो चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से हो। लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत इस भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जिसे हिंदुस्तान बाद में भारत कहा गया, और एक पाकिस्तान जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। तो इस तरह से यह जो रेडक्लिफ रेखा है यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर एक ही समूह के लोगों का क्या करती है? विभाजन करती है। और ऐसी सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो रेडक्लिफ रेखा कलम से निर्धारित एक अध्यारोपित सीमा है जो एक ही समूह के लोगों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर क्या करती है? विभाजित करती है। और यह हम इतिहास के दृष्टिकोण में पढ़ते भी है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से सबसे पहला जो विवाद आता है वह है भारत पाकिस्तान के मध्य पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर विवाद। इसके बाद दूसरा सबसे प्रमुख विवाद है वह है सियाचिन ग्लेशियर विवाद। तो बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सियाचिन हिमनद भी कहते हैं। विवाद। अब सियाचिन हिमनद ग्लेशियर विवाद क्या है, पहले इसको समझो। तो इनको समझने से पहले हमें सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पता होना। तो देखिए यहां है पीओके, यहां है जम्मू कश्मीर, यहां है लद्दाख, और यहां है अक्साई चीन। लद्दाख में यहां जो है यहां है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर क्या है? यहां एक हिमनद यानी कि ग्लेशियर है, बर्फ का खंड है, जो कि ज्योग्राफिकली दृष्टि से ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रेणी जिसे हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर है। और विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो यदि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को छोड़ दें तो यह विश्व का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर हो गया? तो देखिए सियाचिन
लद्दाख में ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत का सबसे बड़ा पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सियाचिन क्या है। यह एक ग्लेशियर हिमनद है जो कि कहां स्थित है, लद्दाख में, जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी है उसमें स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हालांकि सियाचिन के अलावा यहां पे अन्य भी ग्लेशियर भी मिलते हैं, हिस्पर मिलते हैं, वोल्टारो मिलता है, तो कई यहां पे आपको ग्लेशियर हिमनद मिलते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। क्लियर। अब यह विवाद का कारण क्यों है, तो पाकिस्तान द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के कारण भारत दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि पाकिस्तान के द्वारा इस सियाचिन ग्लेशियर पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। और जब पाकिस्तान के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर दिया तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण रहा। इसके बाद भारत ने 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन चलाया जिसे कहा गया ऑपरेशन मेघदूत, और ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से पुनः अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में किया। तेरह अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन को पुनः भारत के और इसीलिए यह भी सियाचिन ग्लेशियर यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण। तो ज्योग्राफिकली आपको एक तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन ग्लेशियर से है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया और उस कब्जे को हटाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत की संज्ञा दी गई। क्लियर हो गया। तो यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण। इसके बाद आता है सर क्रिक विवाद। अब समझना सर क्रिक विवाद क्या है।
सर्क्रिक विवाद। अब सबसे पहले तो सर्क्रिक क्या है यह पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले भारत जो है वह ब्रिटिश प्रांतों में और रियासतों में बटा हुआ था, और स्वतंत्रता से पहले जब सिंध प्रांत और बॉम्बे प्रांत को अलग किया गया तो उनको अलग करने वाली जो सीमा रेखा थी उसे क्या कहा जाता था? सर्क्रिक रेखा कहा जाता था। और यह सर्क्रिक रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर गुजरती थी। पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले तो सर्क्रिक क्या है यह पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पूर्व सिंध प्रांत तथा बॉम्बे प्रांत को अलग करने वाली सीमा रेखा सर्क्रिक रेखा क्या है? और सर्क्रिक रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 24 डिग्री चैनल के समांतर गुजरती। पहले समझना कि सर्क्रिक रेखा क्या है और फिर यह विवाद का कारण क्यों है। तो देखिए यह जो है, यहां आपको एक छोटी सी रेखा नजर आ रही होगी, इसे कहा जाता है सर्क्रिक रेखा। और यह जो अक्षांश है यह है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे 24 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। अब यह स्वतंत्रता से पहले यह पूरा था बॉम्बे प्रांत, यह बॉम्बे प्रांत और यह था यह बॉम्बे प्रांत और सिंध प्रांत को क्या करती थी? अलग करती थी और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर गुजरती थी। इस रेखा को क्या कहा जाता था? सर्क्रिक रेखा। वर्तमान में यह जो है यह पाकिस्तान और गुजरात के मध्य है। वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत और गुजरात के मध्य। पहुंच गया? अब ये विवाद का कारण क्यों है यह समझना। इसका प्रमुख कारण है कि स्वतंत्रता के बाद में या विभाजन के बाद में भारत इस सर्क्रिक रेखा को मान्यता नहीं देता है और इसीलिए यह रेखा
भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है। स्वतंत्रता के बाद भारत सर्करिक रेखा को मान्यता नहीं देता। इस कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? विवाद। तो अब हमारा ज्योग्राफी में क्या प्रश्न आता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है 24 डिग्री चैनल किन दो देशों के मध्य है? तो 24 डिग्री चैनल जो है यहां भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यह ध्यान रखना, यह कई बार पूछा गया है। 24 डिग्री चैनल किस रेखा के समांतर हैं? तो सर्करिक रेखा के समांतर है। किन दो देशों के मध्य हैं? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यह था भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्करिक विवाद। इसके बाद आता है भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ नदी जल विवाद, जिसमें सबसे प्रमुख है सिंधु नदी जल विवाद। और सिंधु नदी जल विवाद को लेके भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सिंधु नदी जल विवाद। अब सिंधु नदी जल विवाद क्या है कि सिंधु नदी के जल के बंटवारों को लेके भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद सिंधु नदी जल विवाद कहलाता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर भारत के मध्य विवाद है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। किसको लेके? कि सिंधु नदी के जल का बंटवारा कब? स्वतंत्रता के बाद में। तो अब सिंधु नदी को समझना है कि यहां जो नदी है, यहां जो कि कहां से निकलती है? तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के निकट बोखरचू से यहां निकलती है, एक ग्लेशियर से निकलती। और उसके बाद यह जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती हुई भारत में यानी कि लद्दाख में बहती है, और उसके बाद यह पाकिस्तान में जाती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। और सिंधु के साथ साथ सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से हम पंच नदी के नाम से जानते हैं, वहां भी जो है अपना जल सिंधु के माध्यम से अरब सागर में लेती। कौन कौन सी हैं? तो देखो, सिंधु की सहायक नदियों में जो नदियां हैं उसमें एक नदी तो है झेलम है,
चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज। इन सभी नदियों के जल को लेके भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद था, जिसे क्या कहते हैं, सिंधु नदी जल विवाद कहते हैं। लेकिन 1960 में विश्व बैंक और नॉर्वे के राष्ट्रपति थे रेमंड की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। सन 1960 में विश्व बैंक तथा नॉर्वे के राष्ट्रपति रेमंड की मध्यस्थता से सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु नदी जल समझौता, जो कि कब हुआ? 1960 में। और किसकी मध्यस्थता से हुआ? विश्व बैंक और नॉर्वे के राष्ट्रपति रेमंड की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ, जिसे हम सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। और इसी समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु नदी जल विवाद है, उसको समाप्त किया गया। अब यहां समझौता क्या था और इस समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए, तो देखिए, सन 1960 में सिंधु नदी जल समझौते पर भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। पॉइंट क्लियर हो गया कि उस समय भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 1960 में हुआ। अब इस समझौते के तहत जल का बंटवारा कैसे किया गया, तो देखिए,
सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। किस प्रकार कि सिंधु नदी झेलम नदी और चिनाब नदी का 80% जल पाकिस्तान तथा 20% जल भारत को मिलेगा और रावी नदी व्यास नदी और सतलज नदी का 80% जल भारत तथा 20% जल पाकिस्तान को मिलेगा। और इस तरह से 1960 में सिंधु नदी जल समझौते के तहत सिंधु नदी जल विवाद को समाप्त किया गया। तो इसीलिए हमारा प्रश्न जब भी यहां से आता है तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ यह पूछा जाता है, और सिंधु नदी जल समझौते के तहत जो नदियों के जल का बंटवारा किया गया उसमें भारत का हिस्सा कितना था या पाकिस्तान का हिस्सा कितना था, इसको आधार बना के प्रश्न पूछा था। तो क्लियर होना चाहिए कि सिंधु नदी जल समझौते के तहत जो सिंधु नदी तंत्र में जो 6 नदियां हैं, मुख्य रूप से सिंधु, झेलम और चिनाब, 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान को मिलेगा, 20% जल भारत को, और शेष 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% जल भारत को मिलेगा और 20% जल पाकिस्तान को मिलेगा, और दोनों में जल को लेके बराबर का बंटवारा किया गया। और यह था सिंधु नदी जल विवाद और सिंधु नदी समझौता। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य और कई नदी जल बंटवारे को लेके या परियोजनाओं को लेके विवाद है, तो उन पर भी बात करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजनाएं कौन सी है, तो देखिए यहां आपको भारत का मानचित्र नजर आ रहा होगा। अब एक एक को समझना। भारत, पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना कि कौन कौन सी परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित। सबसे पहले आपको नदियों के बारे में पता होना चाहिए कि परियोजनाएं कौन कौन सी नदियों पर है। तो एक एक को लेके बात करते हैं। देखिए यहां जो नदी है, यहां नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी पर जो एक परियोजना है इसका नाम है नीमो वाजको परियोजना। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरी जो परियोजना नदी है यह नदी है
झेलम। और इस झेलम नदी पर एक परियोजना है, इस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। और यह तुलबुल परियोजना यह भी जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। इसके बाद तीसरी जो नदी है वह है चिनाब। चिनाब नदी पर दो परियोजनाएं हैं। चिनाब नदी पर जो है परियोजनाएं हैं, उसमें एक परियोजना है बगलिहर परियोजना, और एक परियोजना है वह है दुलहस्ती परियोजना। इसके अलावा झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा, और इस पर जो परियोजना है जिसका नाम है किशनगंगा परियोजना। यानी कि सिंधु नदी पर नीमोबाजको परियोजना है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, चिनाब नदी पर बगलियर और दुलहस्ती परियोजना है, और किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना है। और यह सभी परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा था, या तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी परियोजना भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है, या फिर ये परियोजनाएं कहां पे या किस राज्य में किस नदी पर बनाए गए। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए समझना, सबसे पहले बात करते हैं निम्मो बाजको परियोजना। निम्मो बाजको परियोजना यह सिंधु नदी पर लद्दाख में है। इसके बाद दूसरी है किशनगंगा परियोजना, यह किशनगंगा नदी जो कि झेलम की सहायक नदी है, इस पर जम्मू कश्मीर में। इसके बाद तीसरी जो है वह है तुलबुल परियोजना, जिसे वूलर बैराज परियोजना भी कहते हैं। यह झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है बगलिहर परियोजना, यह
चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में और दुलहस्ती परियोजना यह भी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से ये जो परियोजनाएं हैं, यह परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है कि भारत ने जब इनका निर्माण किया तो पाकिस्तान के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाएगी और इसीलिए यह परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। तो कई बार तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है, या फिर ये परियोजनाएं किस नदी पर हैं, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, इसको लेके प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही हमें इनको जब हम अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं तो इनको नदी तंत्र के आधार पर पूछी जाती है कि ये जो परियोजनाएं हैं, ये सभी परियोजनाएं सिंधु नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान की सीमा के बारे में और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से विवाद हैं, चाहे वह पीओके हैं, सर्क्रिक विवाद है, सियाचिन विवाद है या नदी जल विवाद है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। तो ये था आज का हमारा सेशन। नेक्स्ट इसी तरह से हम अन्य देशों के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।